हेलो 10th क्लास। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत, जो कि 5वां चैप्टर है। 4th चैप्टर का हमारा टेस्ट बाकी है, वो हम कर लेंगे। ठीक है, अभी हम टॉपिक पे चलते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए संशोधनों ने विश्व के देशों को एक दूसरे के नजदीक ला दिया है। देश विदेश के बीच के आंतरिक संबंधों को सरल बनाया है। विश्व के तमाम देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। नए अधिगम पैदा हुए हैं। सभी राष्ट्र विश्व शांति और सह अस्तित्व की तरफ अभिमुख हुए, मतलब सबको एक दूसरे का अस्तित्व देखते हुए आगे बढ़े हैं। विज्ञान अर्थात व्यवस्थित ज्ञान और टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी दोनों शब्द भिन्न होने पर भी साथ में जुड़े हुए हैं। प्राचीन भारत के विज्ञान क्षेत्र की विरासत, मतलब पहले के भारत की। अभी तो 21वीं सदी का भारत है, जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है, लेकिन पहले के भारत के बारे में हमारे प्राचीन भारत के महान ऋषियों ने विज्ञान के क्षेत्र में अनमोल विरासत विश्व को दी है। धातु विद्या, रसायन विद्या, वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र, भौतिक शास्त्र जैसे विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में अपने ऋषियों के महत्तम योगदान दिया। मतलब अभी तो साइंटिस्ट ये सब खोज अगर करते, लेकिन पहले हमारे ऋषि मुनियों ने भी ऐसा कर दिया, क्योंकि पहले भी खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वास्तुशास्त्र के बारे में सब ऋषियों ने बता दी थी इसकी महिमा, जो अपने लिए गौरव की बात है। भारत ने मात्र साहित्य, कला, धर्म, शिक्षा और तत्व चिंतन से जैसे क्षेत्रों में योगदान नहीं दिया, बल्कि विविध विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना श्रेष्ठ योगदान दिया है। अर्वाचीन युग, मतलब बहुत पहले युगों के संशोधनों द्वारा पता चला है कि भारत आध्यात्मिक विचारधारा के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि बिंदु भी रखता है। अधिकांश वैज्ञानिक और टेक्निकल खोजों में किसी न किसी रूप में प्राचीन भारत के विज्ञान का तत्व शामिल है। पहली है धातु विद्या। प्राचीन काल से ही भारत के लोग धातु विद्या का अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं। प्राचीन भारत ने धातु विद्या में अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त की थी। उसके उदाहरण स्वरूप सिंधु कालीन संस्कृति में से मिली धातु की नर्तकी की प्रतिमा, यानी कि नाचने वाली औरत की मुद्रा की प्रतिमा, तक्षशिला में से प्राप्त कुषाण राजाओं के समय की भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, चोल राजाओं के समय में तैयार धातु शिल्प, चेन्नई के संग्रहालय में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप महादेव नटराज का शिल्पी तथा धनुर्धारी राम का शिल्प, कलात्मक देवी देवता, पशु पक्षी तथा सुपारी काटने का सरौता आदि को गिनाया जा सकता है। ये सभी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मतलब ये प्राचीन भारत में मिल गए थे ये सब चीजें। ये धातु शिल्प बनाने की परंपरा 10वीं और 11वीं सदी से शुरू होती है। मतलब उस समय भी धातु बनाने की परंपरा चालू थी। अब है रसायन विद्या। रसायन शास्त्र एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। ये विद्या विविध खनिज पौधों, कृषि के लिए बीज, विविध धातु के निर्माण या उसमें परिवर्तन तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरी औषधियों के निर्माण में उपयोग है। रसायन शास्त्र किसके लिए उपयोग है? इन सब चीजों के लिए, है ना। रसायन शास्त्रियों में नालंदा विद्यापीठ के, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में नालंदा विद्यापीठ हमने पढ़ा था ना, कि बौद्ध आचार्य नागार्जुन को भारतीय रसायन शास्त्र का आचार्य माना जाता है। मतलब केमिस्ट्री का प्रोफेसर माना जाता है नागार्जुन को। उन्होंने रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी जैसे ग्रंथ भी लिखे। आचार्य नागार्जुन ने वनस्पति औषधियों के साथ साथ रसायन औषधियों के उपयोग की भी सलाह दी थी। पारे की भस्म करके औषधि के रूप में उपयोग करने के प्रयोग की शुरुआत उन्हीं से मानी जाती है। नालंदा विद्यापीठ में रसायन विद्या के अध्ययन और संशोधन के लिए अलग रसायनशाला और भट्टियां थी। रसायन शास्त्र के ग्रंथों में मुख्य रस, उपरस, 10 प्रकार के विष, जहर तथा विविध प्रकार के क्षार, अम्ल, आपको पता है ना, आप सब साइंस में पढ़ते ही हो, धातु की भस्म का वर्णन भी मिलता है। रसायन विद्या की उत्कृष्टता तो धातु में से बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा में भी दिखाई देती है। बिहार के सुल्तानगंज में से मिली हुई बुद्ध की ताम्र प्रतिमा, यानी तांबे की बनी हुई 7.5 फुट
फुट ऊंची है। उसका वजन 1 टन है। जबकि नालंदा से मिली हुई बुद्ध की मूर्ति तो 18 फुट ऊंची है, वो 7.5, और नालंदा से 18 फुट। और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक उदाहरण तो 60 टन वजनी वाला और 24 फुट ऊंचा विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त ने, जो विक्रमादित्य नाम से प्रसिद्ध थे, दिल्ली में करवाया था। आज तक वर्षा, धूप या छांव में रहने के पश्चात भी ये लोहे का बना हुआ पूरा स्तंभ है, जिसपे जंग नहीं लगी है। ये भी एक भारत की रसायन विद्या का उत्तम उदाहरण है। अब है वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा, जैसे कि ऑपरेशन वगैरह करना है ना। प्राचीन काल से भारत ने वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त की है। भारतीय वैदिक शास्त्र के महान प्रणेता महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत तथा वाग्भट ने अपने संशोधनों से वैदिक शास्त्र में उच्चतम शिखर प्राप्त किया है। महर्षि चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ में 2000 से भी अधिक वनस्पति औषधियों का वर्णन किया है। महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा कैसे धारदार साधनों का उल्लेख किया है, जिनसे सिर के बालों को खड़ा चीरकर 2 भागों में कर सकते हैं, मतलब ऐसे औजार हैं। वाग्भट का वाग्भट संहिता भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता, ये तीनों ग्रंथ प्रत्येक वेद के लिए अत्यंत उपयोगी। इन तीनों ग्रंथों को पढ़ लेंगे तो हमें बहुत सारी औषधियों के बारे में पता चल जाएगा, जो आयुर्वेद के अंदर। हाँ, ऐसे डॉक्टर वाली पढ़ाई तुम करने मत जाना। प्राचीन भारत के हिंदुओं के औषधि शास्त्र में खनिज, वनस्पति और प्राणी औषधियों का विशाल संग्रह शामिल है। दवा बनाने की बारीक विधियों के साथ दवाओं का वर्गीकरण तथा दवा के उपयोग हेतु सूचनाएं भी दी गई है। वे प्याले के आकार का पट्टा बांधकर खून का परिभ्रमण रोक कर शल्य चिकित्सा कर सकते थे। पेडू, मूत्राशय, हार्निया, मोतिया, पत्री, भगंदर आदि की शल्य चिकित्सा कर सकते थे। टूटी हड्डियों को व्यवस्थित कर सकते थे और शरीर में प्रविष्ट बाहरी पदार्थों को कुशलतापूर्वक बाहर भी निकाल सकते थे। टूटे हुए कान, नाक की चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी भी जानते थे। मतलब सोचो, प्राचीन भारत में अब क्या सर्जरी होती, पहले भी ऋषि मुनियों के टाइम भी होती थी। प्रसूति के समय के कठिन ऑपरेशन से भी हिचकिचाते नहीं थे, मतलब बच्चा पैदा होते उसी समय। इसी तरह वे स्त्री और बाल रोगों के भी विशेषज्ञ थे। वे रोगों के कारणों और चिन्हों का वर्गीकरण करके उसका निदान यानी कि उपचार भी करते थे। रोग मिटाने के बाद परहेज भी रखवाते थे। प्राचीन भारत में प्राणी रोगों का शास्त्र भी विकसित हुआ था, मतलब जानवरों का, अश्व, घोड़ा, हस्ती, हाथी के रोगों पर भी ग्रंथ लिखे गए थे, जिसमें हस्ती आयुर्वेद, शालिहोत्र का अश्वशास्त्र बहुत ही प्रख्यात है। वैदिक शास्त्र के विद्वान वाग्भट ने निदान क्षेत्र में अष्टांग हृदय जैसे ग्रंथ रचकर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब है गणित शास्त्र। गणित से संपूर्ण दुनिया का व्यवहार चलता है। ऐसा माना जाता है कि गणित शास्त्र के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण खोज की है। भारत ने ही शून्य, दशांश पद्धति, बीज गणित, बोधायन का प्रमेय, रेखा गणित और वैदिक गणित जैसी खोज करके दुनिया को दी। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अंक के पीछे शून्य लगाकर लिखने की प्रक्रिया के शोधकर्ता ग्रत सम्मद नामक ऋषि थे। प्राचीन भारत के गणितज्ञों ने एक के बाद 53 शून्य लगने से बनने वाली संख्याओं के नाम निर्धारित किए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों में तोल माप के साधनों में दशांश पद्धति देखने को मिली। भास्कराचार्य ईस्वी ने सन 1150 लीलावती गणित और बीज गणित नामक ग्रंथ लिखे। उन्होंने प्लस, जोड़, माइनस, घटाव का भी संशोधन किया। ब्रह्मगुप्त ने समीकरण के प्रकार बताए थे, रैखिक समीकरण और सब है ना आपकी यौगिक समीकरण, बोधयान प्रमेय, त्रिकोणमिति जो आपके मैथ्स में आते सब। आप स्तंभ के शुल्ब सूत्रों ने इसी सन 800 पूर्व विविध वैदिक यज्ञों के लिए आवश्यक विविध वेदियों के अनुपात निश्चित किए। इसमें भी इस सिद्धांत का विश्लेषण है।
आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम ग्रंथ में पाई की कीमत 22/7 यानी कि 3.14 जितनी होती है उसका भी उल्लेख है। उन्होंने प्रतिपादित किया कि गोले की परिधि और व्यास के अनुपात को दर्शाने वाला अंशलांक पाई है। भाग की आधुनिक पद्धति, गुणा, जोड़, घटा, वर्गमूल, घनमूल आदि अष्टांग पद्धति की जानकारी आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में दी है। इसलिए आर्यभट्ट को गणित शास्त्र का पिता कहा जाता है। इसके उपरांत उन्होंने दशगीतिका, आर्यभट्टियम जैसे ग्रंथ लिखे थे। आर्य सिद्धांत में ज्योतिष शास्त्र के मूल सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। गणित, अंक गणित और रेखा गणित के मूलभूत प्रश्नों का भी समाधान खोजा है। इसके उपरांत गणित शास्त्र के भिन्न पहलुओं की चर्चा अनेक विद्वानों ने अपने ग्रंथों में की है। उनमें बोधायन, आपस्तंभ, कात्यायन, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त आदि का समावेश किया जा सकता। वह अन्य विज्ञान जो प्राचीन ग्रंथ में भिन्न विज्ञान विषयों का ग्रंथ निर्माण हुआ है। प्रजनन शास्त्र रचनाकार कौन है? बाभ्रव्य पांचाल। चिकित्सा संग्रह चक्र पाणिदत्त। कामसूत्र वात्सायन। वृक्ष आयुर्वेद महर्षि पाराशर। योग शास्त्र महामुनि पतंजलि। यंत्र सर्वस्व महर्षि भारद्वाज। कालगणना शक मुनि। अब है खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र। मतलब खगोलों की गणना करके सारे ज्योतिष बताते हैं कि हाँ अब ये होगा वो होगा, तो उन दोनों के बारे में। शास्त्रों में खगोल शास्त्र सबसे प्राचीन है। खगोल शास्त्र से संबंधित कई ग्रंथ भारत में लिखे गए। इन सभी ग्रंथों का प्राचीन विद्यापीठों में व्यवस्थित और गहन अध्ययन किया जाता है। ग्रहों और उनकी गति, नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पदार्थों इत्यादि के द्वारा गणना करके खगोल और ज्योतिष शास्त्र का बहुत विकास हुआ था। विशेषकर ग्रहों के आधार पर फल अनुसार ज्योतिष फलित किया जाता है, जिसके नाम पर से भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। उस आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ये सिद्ध किया था पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करती है तथा चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण पृथ्वी की परछाई है। जिस विद्वान अजर भर कह कर संबोधित करते थे। इसी तरह ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी उल्लेख किया। ज्योतिष शास्त्र को तंत्र, होरा और संहिता 3 भागों में बांटने वाले वराहमिहिर महान खगोलवेत्ता तथा ज्योतिष शास्त्री थे। उन्होंने वृंद संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें आकाशीय ग्रहों के मानव के भविष्य पर होने वाले प्रभाव, जैसे अभी शनि की 4.5 राहु के, तो ये सब ग्रह भी है, उन्हीं के आधार पर सब बता भी दिया, ये ज्योतिष भी बता दिया, तो सब उन्हीं के आधार पर होता है। मनुष्य के लक्षण, प्राणियों के अलग अलग वर्गों, विवाह समय तथा कुआं, तालाब, बगीचा, खेत की बुआई वगैरह प्रसंगों के शुभ मुहूर्त की भी जानकारी दी है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज विविध विद्या में किस तरह से होशियार थे। निपुणता का मतलब होशियार थे। अब है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र समझते हैं ना, भवन बनाते समय जैसे हमें ये उधर बनाना चाहिए तो उसको वास्तुशास्त्र बोलते हैं, यानी कि हमारा घर जो होता है वो वास्तु के हिसाब से बनाना चाहिए। तो ये पहले भी इसका ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को था। प्राचीन भारत की वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन है। वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र का ही अविभाज्य अंग है, जिसकी गणना, महत्ता और प्रशंसा विश्व के अनेक देशों में भी स्वीकृत रही है। मतलब ये सब भारत की देन है। प्राचीन भारत में ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा जैसे विद्वानों का वास्तुशास्त्र में विशेष योगदान है। मतलब ये लोग सब भवन निर्माता थे। वास्तुशास्त्र में रहने की जगह, मंदिर, महल, अश्वशाला, किला, शस्त्रगृह, नगर वगैरह की रचना किस तरह करना, किस दिशा में करना आदि सिद्धांतों की जानकारी दी गई है। वृहद संहिता
में वास्तुशास्त्र का उल्लेख है। 15वीं सदी में मेवाड़ के राजा कुंभा ने वास्तुशास्त्र का पुनरुद्धार किया था। वास्तुशास्त्र को 8 भागों में बांटने वाले देवों का प्रथम स्थपति विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र में जगह की पसंदगी, विविध आकार, रचना, कद, वस्तु की व्यवस्था, देव मंदिर, ब्रह्म स्थान, भोजन कक्ष, शयन कक्ष आदि विविध स्थानों की जानकारी दी गई होती है। अब वास्तुशास्त्र के दृष्टि बिंदु में परिवर्तन आया है, उसे विदेश में भी स्वीकृति मिल रही है। मतलब विदेश में भी वास्तु के हिसाब से भवन निर्माण होता है। प्राचीन भारत के विज्ञान का ज्ञान विश्व में स्वीकार किया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति विशाल और वैविध्यपूर्ण है। उसमें धर्म और विज्ञान, परंपरागत आदर्शों, व्यवहारिक ज्ञान और समझ का सुंदर समन्वय हुआ, जो विश्व के बहुत कम देशों में है। अपनी संस्कृति में सहिष्णुता और समानता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का धर्म, जीवन पद्धति तथा मूल्यों में वैविध्य होने पर भी अपने देश में एकता का दर्शन होता है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति का मूलभूत लक्षण है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। थैंक यू क्लास, पूरा टॉपिक हो गया है। ये हमारे अभ्यास प्रश्न हैं, इसको एक बार आप देख लेना, समझ लेना, फिर इसका हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, एक बार अपने से पढ़ के इसको समझ लेना।